వెల్కమ్ టు టీఎస్ఆర్ యాపిల్ టీవీ ఛానల్. నేను మీ ప్రసాద్ అల్లమరాజు. ఈరోజు ముఖ్య సమాచారం మీకోసం. యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న మోస్ట్ ఎకనామికల్ ప్యాకేజ్ దయాచకం కేవలం 499 రూపాయలతో ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ లంచ్, లిపిడ్ ప్రొఫైల్, లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్, కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్, కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్. సంప్రదించండి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, వివేకానంద నగర్ కాలనీ, కుకట్పల్లి. యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, రెయిన్బో విస్టా పక్కన, మూసాపేట్. 8008-0404, 9000097980. आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। हमारे मसाइल प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद खादरी साहब, जो एम्बा के कौमी सदर हैं और साथ ही साथ समाजी जहदकार भी हैं। हैदराबाद की मशहूर और मारूफ हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं, जो अवामी मसाइल को हल करने के लिए सबसे आगे रहा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खादरी साहब। खादरी साहब, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की, जो कि आज के पेपर में एक मुबहम सी खबर आई है कि अखिलियतों को भी खर्जेजात दिए जाएंगे। तो ये खर्जेजात एक पेपर लिखता है, सियासत पेपर लिखता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सीधी सीधी बात, सियासत लिखता है कि हर उम्मीदवार को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं मुंसिफ पेपर में लिखा जाता है कि 4 लाख रुपए दिए जाएंगे और इन खर्जेजात को बैंक से मरबूत करते हुए दिए जाएंगे। तो ये शक्ल साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही। और फिर जो एससी, बीसी, एसटी, ये तमाम कॉरपोरेशनों को अखिलियतों में भी मिला दिया गया है और 6000 करोड़ रुपए बजट मख्तस कर दिया गया है। दूसरी जानिब अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल की बातें कुछ अजीब हैं। वो कहते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं। ना उन्हें अपनी इस स्कीम के बारे में, इस स्कीम के नाम के बारे में पता नहीं, और कितनी रकम एक उम्मीदवार को दी जाएगी इस पर भी उनका बयान मुतज़लज़ल है। तो ऐसे में काजी साहब, आप हमारे तलबा व तालिबात, नौजवानों को आप बताइए कि अक़लियती तबके को इसमें क्या हिस्सेदारी है और किस तरह से उन्हें इन खर्जेजात को हासिल करने की हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। ये आज का अहम सवाल भी था, इसलिए कि बड़े दिनों के बाद देर आए दुरुस्त आए कि मुस्ता 6000 करोड़ की एक स्कीम का अनाउंसमेंट हुकूमत की जानिब से किया गया। सबसे अहम बात वाजिद साहब मुझे ये नज़र आती है कि सियासत अखबार 1 से 3 लाख लिखता है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब 4 लाख बोलते हैं, कहते हैं, और हमारे उबैदुल्लाह कोतवाल साहब कुछ अजीब बात करते हैं। मुंसिफ में एक अजीब न्यूज़ आती है। तो सबसे पहले तो वाजिद साहब होना तो ये चाहिए कि हुकूमत जब इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू की है तो उसमें IAS ऑफिसर भी हैं, सब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। तो होना तो ये चाहिए वाजिद साहब। इससे पहले जो लोन सैंक्शन किए जाते थे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को, जो है उसका सेपरेट बजट दिया जाता था, सेपरेट ये अब जो भी स्कीम आती थी, अब 4 कॉरपोरेशन मिला के 6000 करोड़ रुपए इसमें दे दी गए। जी, अब आपने मुझसे एक सवाल किया कि इसमें किसको कितना जो है हिस्सेदारी मिलेगी। जी, तो वाजिद साहब, हमको आपको ये सोचना है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि हुकूमत को ये चाहिए था कि 6000 करोड़ जब आप ये राजीव युवा स्कीम के जो आपने मुख्तस की है, उससे पहले आपको 4 कॉरपोरेशन के लिए बजट 6000 करोड़ को कितना बजट किस जो है कॉरपोरेशन को मुख्तस किया है, उसका सबसे पहले आपको फैसला करना चाहिए था। जी बिल्कुल। अब आप 6,000 करोड़ जो है पूरे 4 कॉरपोरेशन को देंगे। हर एक कॉरपोरेशन से जाके जो है कैंडिडेट बात करने के बाद जो कही गई है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मिस्टर रेवंत रेड्डी, आप एक नौजवान चीफ मिनिस्टर है, यकीनन आप कुछ अच्छे कारनामे भी अंजाम दे रहे हैं। मैं खासतौर से एक बात हम आप पे तनकीद करना या हुकूमत पे तनकीद इस बात से भी करना नहीं चाहते कि पैगाम टीवी हो या शमशाद खादरी हो, हमेशा इस बात की हमने कोशिश की है कि हुकूमत की तमाम स्कीमात आवाम तक पहुँचाए और हुकूमत जो आवाम को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है वो आवाम तक पहुंचे, और आवाम की जो तकालीफ है हुकूमत तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। हमारा मकसद क्रिटिसाइज करना है, ये करना नहीं है। यकीनन एक बात तो कहे बिना नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं समाजी जहदकार हूँ। मुझे भी आपकी जो है माली हुकूमत की जो है रियासत तेलंगाना जो सबसे जो है मालदार हुकूमत थी, मिस्टर KCR ने इसको तबाह बर्बाद करके जो चला गया, बिल्कुल हुकूमत को फ़कीर बना के चला गया। काबिल तारीफ़ है मिस्टर रेवंत रेड्डी, उसके बावजूद भी आप हिम्मत से
दो टोक अंदाज में जितने भी से बागडोर संभाले। रियासत की बागडोर सवाले में है, जबकि आपके पास की फंड की कमी होने के बावजूद भी तमाम स्कीमात को रूबुल अमान लाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, काबिल तारीफ है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करना हम जानते हैं, करना भी चाहिए। और एक बात आज के अखबार में न्यूट्री थी, मैं जो है मैं फाइनेंस क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर से भी अभी थोड़ी देर पहले अभी बात किया, तो उन्होंने फरमाया, उस खातून ने ये फरमाया कि 60% और 80% सब्सिडी दी जाएगी कैंडिडेट्स को जो लोन सैंक्शन किया गया। तो अब यहाँ सवाल वाजिद साहब ये आता है कि फिर यहाँ बहुत बड़ी रुकावटें आने वाली हैं यहाँ पर जी। बैंक से मरबूत जो भी स्कीम होती है उसके लिए आपके जो है नित नए तरीके से आपको परेशान होना पड़ता है, बिल्कुल कैंडिडेट्स को होना पड़ता है, खवातीन को होना पड़ता है। तो हम हुकूमत से हमारा एक तजवीज़ है, आप उसको कबूल करना नहीं करना ये मिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इस मसले का आप हल करेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो 60% और 80% की जब आप बात की जा रही है, तो मैं जितने भी आला ओहदेदार हैं वहाँ के, फाइनेंस मिनिस्टर के हों या डिप्टी सीएम भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी स्कीम का अनाउंसमेंट करने से पहले तमाम सही पिक्चर जो है हमके सामने पेश करना जरूरी है। अब 60 और 80% की सब्सिडी दी जाएगी, किसको दी जाएगी? अब ये मैं सवाल डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर से करना चाहूंगा। और जी किसको दी जाएगी? मिस्टर रेवंत रेड्डी, आप यकीनन कारनामे अच्छे कर रहे हैं, बजट आपका जो है रियासत के माली हालत खराब होने के बावजूद भी, तो हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने साबिका हुकूमत में पैसों का खुर्द किया है, जिस तरह उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए पैसा हासिल कीजिए, और हुकूमत की माली हालत अगर अच्छी मजबूत करेंगे तो आपकी हुकूमत चलाने में आपको फायदा होगा। और आप जो 6 जमानतों की बात कर रहे हैं, अब ये नई स्कीम युवा विकासम की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको आसानी होगी। सिर्फ बातें करने से केसीआर ने उतने पैसे खा गया, एनटीआर वो कर लिया, ये कर लिया, नहीं। जहाँ बदउनवानियाँ हुई हैं, इमारत तामीर करने में सेक्रेटरीट की जो बदबूने हुई हैं, करोड़ों रुपए का खुर्द हुआ है, तो ऐसे खाती अहदेदारों को पकड़ के अपने खजाने को जो है मजबूत बनाने की इनको कोशिश करना है। खैर साहब, आपने बताया कि हिस्सेदारी कितनी होगी, और साथ ही आपने ये भी बताया कि बैंक से मरबूत करने के बाद खर्जेजात को, अक़लियतों को फिर कर्ज मिलना नामुमकिन है। अब देखिए खालिद साहब, हुकूमत के इल्म में ये बात आपको लाने की ज़रूरत है कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि जिसके पास सफ़ेद राशन कार्ड है या फिर जिसके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, वो लोग खत गुर्बत से नीचे जीते हैं, तो फिर उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत थी? और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि ये लोग हर माह राशन के चावल लाकर खाते हैं, तो जिनके पास वाइट राशन कार्ड है वो तो गरीब ही हैं, वो उन लोगों को फिर से इनकम सर्टिफिकेट लाने की क्या ज़रूरत है? और दूसरी बात यह है खालिद साहब, आप देखिए 3 लाख या 4 लाख से कुछ होने वाला है नहीं। तलबा और तालिबात हैं जो बेरोज़गार हैं, डिग्री कर घर में बैठे हैं, तो ऐसे नौजवान हमेशा ये चाहेंगे कि कुछ अच्छा सा कारोबार शुरू करें। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी गरीब आदमी को ठेले बंडी जो चलाता है, ठेला बंडी पर जो फ्रूट्स बेचता है, उनके लिए अगर आप 1 लाख की स्कीम रखते हैं तो ठीक है, आप उनको दीजिए। अब बात आती है पढ़े लिखे लोगों की। अगर पढ़े लिखे लोगों को आप 1 लाख या 3 लाख देंगे तो फिर वो अपना कारोबार कैसे शुरू करेंगे? और तीसरा सवाल ये है खालिद साहब, देखिए एक तरफ एक आदमी कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, तीसरा कुछ और बोलता है, और साथ ही खबर आ जाती है पेपर में कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आप अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं। आप पूरी तरह न्यूज़ देते नहीं हो। एक तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, बहैसियत सहाफ़ी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। आप देखिए अखबारात में जितने भी बयानात आए हैं वो मुकम्मल नहीं है, वो बिल्कुल अधूरी मालूमात हैं। तो ऐसे में तलबा और तालिबात क्या करें? सियासत पेपर में कहा जाता है कि हमारे यहाँ आइए, हम आपको बता देंगे, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। तो क्या रहनुमाई करेंगे आप? अगर किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेने जाना है तो 10-15 दिन तो लग जाएंगे। 10-15 दिन छोड़ दीजिए, वहां पर जो है ब्रोकरों की चांदी हो जाए। तो आप ये बताने की कोशिश कीजिए खालिद साहब कि इन सब चीज़ों को, बैंक को पहले इन खर्चात से बाहर करें। दूसरा, सब्सिडी लोन जो दे रहे हैं पूरा ही सब्सिडी कर दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि जो तलबा तालीम याफ्ता हैं उनके लिए
हुकूमत अगर कुछ अच्छा करती है तो हुकूमत की नेक नामी मुतासिर नहीं होगी। वाजिद साहब, सही आपने जो बात कही, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 1 लाख रुपए ठेला बंडी वाले के लिए जो है सब मुनासिब है, काबिल कबूल है। अब रहा सवाल जो तालीम याफ्ता नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, इसमें खास तौर से बात कहना चाहूँगा, कोई डॉक्टरी, कोई जो है MBBS पास करने के बाद वो अपना जो है क्लिनिक खोलना चाहता है, अपने जो है हॉस्पिटल खोलना चाहता है, और उसके साथ जो हुकूमत की स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, स्कॉलरशिप पर पढ़ा है, और उसके साथ साथ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, अगर उसको लैब खोलना है, उसी के साथ साथ डी फार्मेसी किया है, मेडिकल शॉप खोलना है, तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अब एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन अगर अपनी लेबोरेटरी खोलना चाहेगा, तो मैं ये सवाल मिस्टर रेवंत रेड्डी से और फाइनेंस मिनिस्टर से करना चाहूँगा, क्या ये एक पढ़ा लिखा नौजवान जो एक ट्रेनिंग मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग करके एक अपनी लैब डालना चाहता है, क्या वो 3 लाख में अपनी लैब कंप्लीट कर सकता है? और उसके साथ साथ अगर कोई हॉस्पिटल तो छोड़िए, मामूली चीजें भी नहीं, फर्नीचर भी नहीं आएगा। और एक खास बात मैं कहना चाहूँगा मिस्टर रेवंत रेड्डी और मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर और जो मुताल्लिक़ अहदेदार हैं फाइनेंस के, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर वाकई आपको बेरोज़गारी दूर करना है, बेरोज़गार नौजवानों को उनकी जो पैरों पे खड़ा करना है, अगर एक लेबोरेटरी खोल के एक लैब टेक्नीशियन अगर अपनी जो लेबोरेटरी खोलेगा और वहाँ वो काम शुरू करेगा, वहाँ पर भी रोज़गार के मौके क़ायम होंगे, वहाँ पर भी एक 10 लोग उसके साथ भी काम करने वाले होंगे और नए मौके पर आपको तो क़ायम होंगे। एक कोई हॉस्पिटल खोलेगा, वहाँ पर जो सैकड़ों लोगों की जो है वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। इन सब चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ख़ास तौर से मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी और फाइनेंस मिनिस्टर से बात करना चाहूँगा कि जानिब आप तवज्जो दीजिए, हमारी एक तजवीज़ आपके सामने हम पेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम हुकूमत के साथ हैं, तो हुकूमत का भी ये काम बनता है कि जब समाजी जहदकार हो या जर्नलिस्ट हो, आपको किसी किस्म की तजवीज़ पेश करते हैं तो उसको कबूल करते हुए इस बात को आपको तज्जिया करना है कि हमने जो तजवीज़ आपको पेश की है वाक़ई काबिल कबूल है या नहीं है। बिल्कुल या नहीं हम जो हुकूमत को गैर ज़रूरी तौर पर परेशान करना चाह रहे हैं। बैंक के जो लोग हैं, ये लोग आपकी बातों अक़लियतों, खुसूसी तौर पर अक़लियतों को तो लोन देने के लिए ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। तो खुसूसी तौर पर अक़लियतें हों, SC हों, ST हों, BC हों, मिस्टर रेवंत रेड्डी, जब आप 42% उनको जो रिजर्वेशन देने की बात की है, काबिल मुबारकबाद है आप चीफ मिनिस्टर, जो आपने इतना बड़ा इक़दाम किया है। आप जो जितने लोगों को आप जो देंगे बिलो पॉवर्टी लाइन को दे रहे हैं, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा मैंने जो समझा है, आपने जो आधार कार्ड और वाइट राशन कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, कार्ड सर्टिफिकेट आपने जो मांगी है, इसका मतलब ये है कि यू आर गिविंग लोन टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑन द बेसिस ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन। इस जानिब तवज्जो दीजिए कि जब बिलो पॉवर्टी लाइन को दे रहे हैं, जब राशन कार्ड गवर्नमेंट की जानिब से उनको जारी किया गया है, तो वो जो है निचले तबक़ात को दिया गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन को दिया गया है, मुसद्दिक़ा है, वो मुसद्दिक़ा है। उसका मतलब ये है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक। फिर इसके बावजूद भी फिर इनकम सर्टिफिकेट का लुज़ूम, ये मेरे समझने वाली बात नहीं है। मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी, मैं डिप्टी CM और फाइनेंस मिनिस्टर से बात कहना चाहूँगा कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट का जो लुज़ूम लिखा गया है, उसको फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे इनकम सर्टिफिकेट का मामला आ गया, दरमियानी लोग और ब्रोकरों की चांदी हो जाती है, लूटना शुरू करते हैं। 1500, 2000 से 500, 600, 1000, 2000 धंधे में मिल जाता, और ये धंधे में मिल जाता है। और ये गरीब आवाम जो है एक आस उम्मीद के साथ जो है वो दरमियानी अफराद के शिकंजे में फंसते हैं और गैर ज़रूरी जो है इसमें उनके खर्चा हो जाता है। जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, एक जो है बंडी चलाने वाला, एक नौजवान जो बेरोजगार नौजवान है, 1000, 500, 2000 कहाँ से खर्च करेगा? तो मिस्टर रेवंत रेड्डी, मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिप्टी CM, हम आपसे ये बात कहना चाहेंगे कि पैगाम TV और शमशाद कादरी समाजी जहदकार होने के नाते से आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि जानिब आप तवज्जो दीजिए, ताकि अगर आप जो स्कीम आपने शुरू की है उसकी सही तरीके से अमल अगर होना है, तो फिर ये लुज़ूम जो आपने इनकम सर्टिफिकेट का लगाया है फौरी तौर पर निकाल दीजिए। और तमाम अमाउंट वाकई अगर आपकी नेक नीयती आप चाहते हैं या नेक नीयती पर काम करना चाहते हैं, कांग्रेस हुकूमत को कामयाब तरीके से चलाना चाहते हैं, तो फिर बेरोज़गार नौजवानों को, खातून बच्चियों को, लड़कों को, सबको खातिर खा रकम कम से कम, हमारा आपसे मुतालबा है कि कम से कम 10 लाख रुपए तो एक लेबोरेटरी कायम करने के लिए, एक हॉस्पिटल कायम करने के लिए, एक इंडस्ट्री कायम करने के लिए वाजिबी है। तो इस जानिब हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है
तो मिस्टर रेवंत रेड्डी, ये आपके लिए, आपकी हुकूमत के लिए, कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए और डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके लिए भी, क्योंकि सीनियर लीडर हैं ये लोग, तो वाकई अगर आप आवाम को फ़ायदा पहुँच नौजवानों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, बेरोज़गारी को दूर करना चाहते हैं, तो इस जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। खादी साहब, हम बात कर रहे थे लोन की या कर्जे की। देखिए खादी साहब, मैंने तकरीबन 1000 बच्चों से बात की है पिछले 2 दिन से। तो वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि हमने उबैदुल्लाह कोतवाल की प्रेस मीट देखी है, उसमें उन्होंने 10 लाख रुपए बताया है। तो हमें 10 लाख से हमारे अंदर एक उम्मीद जागी है कि हम इन 10 लाख रुपयों से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर उससे कुछ कम होता है तो फिर कारोबार शुरू करना मुश्किल है, क्योंकि बाज़ार में कीमतें बढ़ चुकी हैं हर चीज़ की। अब अगर कोई मलगी भी लेने की कोशिश करें तो उसमें आधे पैसे चले जाएंगे, फिर उसे संवारना, उसे सुधारना, फिर उसमें डेकोरेशन करवाना, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इनके लिए 10 लाख रुपए मुनासिब और ठीक है। तो ऐसे में खादी साहब, अब आप बताइए, इनकम सर्टिफिकेट की बात आती है तो यहाँ पर लोगों का जहन माउफ हो जाता है। ख़वातीन से, लड़कियों से बात करना चाहूँगा कि अपने मुतालबात को हल करने के लिए आप सवाल कीजिए। सवाल करने तक जो है हुकूमत के जानिब, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे हुकूमत से, जब तक आप हक़ नहीं मानेंगे, हुकूमत देने वाली नहीं है। बहरकफ मैं तमाम नौजवानों से ये बात कहना चाहूँगा कि सवाल करने की आदत डालिए और हुकूमत को झंझोड़िए कि ये आपने जो हमारे लिए स्कीम शुरू की है उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुआवज़ा हमको दिया जाना ज़रूरी है। जी बेशक, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, खादी साहब ने बहुत सारे सवालों का बहुत उम्दगी से जवाब दिया है। मैं हुकूमत से एक बात कहना चाहूँगा खादी साहब, आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा, जो लोग अवाम का खून चूस रहे हैं, जिन्होंने पिछली हुकूमत में गलतियाँ की थी और जिन्होंने अब भी कर रहे हैं, और तालीम के नाम पर धंधा चलाया जा रहा है और इलाज के नाम पर दवाखानों में धंधा चलाया जा रहा है, ऐसे अफराद पर शिकंजा कसते हुए उन्हें केफर किरदार तक पहुंचाइए। खादी साहब, आप समझाइए हुकूमत के कारिंदों को, हुकूमत को, कि देखिए ये कितना ख़तरनाक अमल है कि जिसमें गरीब अवाम पिस रहे हैं। उनको सही है। वाजिद साहब, आपने जो ये तालीम के मामले में देखा, मुझे तो बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि बड़े-बड़े इदारे जो हैं, खैर श्री चैतन्य से हुआ है, हुकूमत का एकदम बड़ा काबिल सताइश है। हम हुकूमत के बारे में क्या होते हैं, लीजिए, ऐसे बड़े-बड़े इदारे हैं और जितने कारपोरेट हॉस्पिटल हैं, आपने ऐलान भी किया था कि कारपोरेट तस के हॉस्पिटल 2 लाख 3 लाख, तो आपने जो ऐलान किया था कि कारपोरेट हॉस्पिटल के तर्ज पे जो है आवाम की खिदमत के लिए सरकारी दवाखाने कायम किए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि जनाब अली, जहाँ लोग लाखों रुपये खर्चा करके इलाज कराते हैं, आप मामूली फीस लेकर अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका ख़जाना भी भरेगा और गरीब आवाम को जो है इसके ऊपर बात करेगा। और मैं ख़ास तौर से तालीम के मामले में जो तिजारत बना लिया गया है, ऐसे खातियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सिर्फ एक श्री चैतन्य ने, ऐसे बड़े-बड़े इदारे हैं जो करोड़ों रुपए जो है आवाम से लूट रहे हैं, गरीब आवाम को लूट रहे हैं और अपना जेब भर रहे हैं। अब आप देखिए, श्री चैतन्य का जो 230 करोड़ की जायदादें उन्होंने कहाँ से बनाई? हमारे गरीब आवाम को लूट के बनाई, बिल्कुल नौजवानों को लूट के बनाई, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करके बनाई। उनके माँ-बाप ने जो है अपने ज़ेवर बेच के, अपनी घर बेच के, अपनी तमाम देख के बच्चों को तालीम देने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। क्या इसलिए कि इन नामे-नहाद जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इनका फ़ायदा पहुँचाया जाए, करोड़ों रुपया की इनकी जो है आमदनी होने के लिए बनाया जाए? खादी साहब, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि खादी साहब ने जो बातें बताई हैं, उनका सरसरी जायज़ा आप लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, खादी साहब ने बताया है कि बैंक से लोन को मरबूत ना किया जाए, जो एसटी-एमएफसी के ज़रिए दिए जा रहा है लोन, उसको आप बैंक से मरबूत ना करें। दूसरी बात, जहाँ दलालों की चांदी होती है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट है, उसके लज़ूम को बर्खास्त किया जाए। और खादी साहब ने कहा है कि हुकूमत को अगर अपना ख़जाना भरना है तो आप बदकिरदार और हरामी अशख़ास पर शिकंजा कसते हुए अवाम को लूटने वालों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखते हुए
ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کی جائیداد کو ضبط کرتے ہوئے وہ پیسہ آپ خزانے میں بھرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو بھرپور طریقے سے حکومت کو منوانا ہے، گھٹنے ٹکوانا ہے، تو آپ کو خالد صاحب کی بات سننے کی ضرورت ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ خالد صاحب آپ نے بتائیے کہ کس طرح آپ سے وہ جڑے۔ آپ اپنا نمبر بھی دیتے ہیں۔ اب خاص طور سے میں بے روزگار نوجوانوں کو، جس میں جو انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، لیب ٹیکنیشینس ہیں، فارماسسٹ ہیں، یہ بہت سے جو ہے اتنے ٹریڈ کے لوگ ہیں بے روزگار جو بے روزگار ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کب تک آپ کی خاموشی، کب آپ چپی چھوڑیں گے، کب تک آپ خاموش رہیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کے خلاف نعرے بازی لگائیے، جو ہے بسوں کو توڑیے، مکانات کو جلائیے، یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک خاص بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ انقلاب کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کی کوئی بات ہونے والی نہیں ہے، نہ آپ کے بے روزگاری دور ہونے والی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام بے روزگار نوجوانوں سے، خواتین سے میں یہ بات خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ اباؤٹ دی لا، اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے جو اختیارات ہم کو دیے گئے کانسٹیٹیوشن میں، اسی کے ذریعے سے ہم تمام نوجوانوں کو یہ بات میں کہنا چاہوں گا، بڑی دردمندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے جو ہے بچے گریجویٹ ہوئے، ڈاکٹرز بنے، انجینئر بنے، اس کے باوجود بھی آج ایک ایک روٹی کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہیں۔ ان کی جو ہے زندگی میں جو ہے اتنی پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں یہ نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً جب تک آپ اپنا احتجاج حکومت کے سامنے اور ارباب مجاز کے سامنے آپ درج نہیں کریں گے، آپ کی کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرامن احتجاج کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیے۔ پرامن احتجاج، ہم اپنے جو تکالیف، ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ 15 دن کے اندر آپ کیا کرنے والے ہیں، میں 2-4 دن کے اندر ہی ہم آپ کی اور ہماری آواز چیف منسٹر تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ پرامن احتجاج کرتے ہوئے آئیے، آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ 100 نوجوان بھی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ ہم 100 نوجوانوں کے ساتھ اندرا پارک پہ ہو یا پھر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن پہ ہو، ہم ایک پرامن احتجاج کرتے ہوئے حکومت کو یہ بات بتانا چاہیں گے کہ جو بے روزگار نوجوان ہیں، اگر حکومت نیک نیت پر کام کرنا چاہ رہی ہے تو پھر ان کو حکومت کی جانب سے کم 10 لاکھ روپے کا جو لون سینکشن کرتے ہوئے ان کو قدموں پہ کھڑا کریں گے، تاکہ حکومت کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ واقعی کتنے گریجویٹ ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے لیب ٹیکنیشین ہیں، کتنے فارماسسٹ ہیں، کتنے ڈی فارمیسی کر کے جو ہے لڑکے جو ہے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے، خاتون بچیوں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پرامن احتجاج کرتے ہوئے آپ کی تکالیف حکومت تک پہنچائیں۔ یقیناً پیغام ٹی وی ہو یا سوشل میڈیا سے، ہمارا اور دوسرے چینلز بھی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی یہ بات ہم حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ مجھے امید ہے کہ نوجوان میری بات کو سمجھتے ہوئے، پرامن احتجاج کرتے ہوئے اٹیک کیجیے آپ میرا نمبر ہے 7396313971۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں 7396313971۔ جو بھی معلومات ہوں گے، قرضات کیسا لینا ہے، کل ہم کوتوال صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، وہ ان سے جو ہے تمام معلومات حاصل کریں گے۔ DMW الیاس صاحب ہیں، ان سے معلومات کر کے اپلیکیشن کس طریقے سے دینا ہے، کیا کیا سرٹیفکیٹ لگانا ہے، ان تمام چیزوں کی معلومات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کل ہم ان سے ٹائم لیے ہیں کوتوال صاحب سے، اور مینیجنگ ڈائریکٹر کانتی ویسی سے بھی ہم نے بات کی ہے۔ DMW الیاس صاحب ہے یا نہیں پتہ نہیں، DMW جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے تمام معلومات حاصل کر کے ہم تمام آپ کے نظر آپ کو گوشوار کرنے کی ہم کوشش کریں گے، مگر اس کے لیے آپ کو آگے آنا ہے اور آپ کا احتجاج حکومت تک درج کرانا ہے۔ شکریہ بہت بہت خالد صاحب۔ آپ نے دوستو، خالد صاحب نے آپ کو تمام باتیں بتائیں اور کہا کہ بے روزگار نوجوانوں اب تو جاگ جاؤ، نیند بہت ہو چکی۔ بہرحال یہ موقع ہے آپ کے لیے زندگی بنانے کا، تو خالد صاحب کے ساتھ جڑیے۔ انہوں نے اپنا نمبر بھی آپ کو دیا ہے، تاہم جب تک آپ جاگیں گے نہیں تب تک آپ کی ترقی ناممکن ہے۔ تاہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزگار خود پیدا کریں تو آپ کو احتجاج کرنا ضروری ہے، کیونکہ حکومتیں ماننے والی نہیں ہے، حکومت کو منوانا پڑتا ہے۔ انقلاب تبھی آئے گا، تبدیلی تبھی آئے گی جب آپ آگے آ کر اپنا دکھ کسی کو سنائیں گے۔ تاہم یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، سارا میڈیا آپ کے ساتھ ہے، اس کی حد تک آپ فکر مت کیجیے، آپ اپنے احتجاج کو درج کروائیے۔ بارش کا خطرہ، پہلا خطرہ کسی کو تو بننا ہے، آپ ہی کیوں نہ ہو، بنیے اور
एहतजाज की शक्ल इख्तियार करते हुए पुरअमन तौर पर हम अपने मुतालिबात को मनवाने की कोशिश करेंगे। खादी साहब का कहना यही था। ताहम आप देख रहे थे पैगाम टीवी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ख़ास तौर पर तमाम अक़लियतों तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें पता चले कि हुकूमतें किस तरह अक़लियतों को दबाने के चक्कर में है। और 2-3 लाख से कुछ होने वाला है नहीं। 2-3 लाख देकर मुंह पोंछ देते हैं, हम खुश हो जाते हैं। तो बहरहाल ये इन सब चीज़ों को हटाकर हमें 10 लाख की मांग करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ एहतजाज की भी ज़रूरत है। तो हम ये ज़रूर करेंगे अगर आपका साथ हो। अब कहते हैं कि जब तक इंसान अपने लिए कुछ करने की सकत नहीं रखता तब तक उसके हक़ में कोई फ़ैसला नहीं आता। मैं कहूँगा कि खादी साहब ने आपको बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम आखिर दम तक आपके साथ हैं और रहेंगे। जब तक ये स्कीम चलेगी तब तक हम आपके साथ हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। शब बख़ैर।